अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, जिस तरह की सियासत चल रही है उस हवाले से, और फिर साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज वाक़तन क्या इशूज़ हैं और किस तरह के इशूज़ हैं जिनसे हमें यकीनन सामना है और हम इसको लेकर कितने संजीदा हैं, और जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो दरअसल क्या हैं और हुकूमत किसको तरजीह दे रही है और किस तरह के मामलात हैं जो लोगों के दरपेश हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बिलखुसूस अमित शाह का आज जबलपुर में जो इनकी तकरीर रही, जो इनका खिताब रहा, इसमें एक मरतबा फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि वाकई हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और वाकई जो हुक्मरान हैं हमारे मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ आज हम बिलखुसूस बात करेंगे उस वाक़े की जो लखनऊ में पेश आया था। एक साबिक IPS ओहदेदार के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा गया यहाँ की पुलिस की जानिब से, और फिर किस तरह से एक यकीनन एहतजाज होता है CAA मुखालिफ और इसमें कुछ तशद्दुद पेश आता है। तो इस मामले में जो है एक IPS ओहदेदार को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो कुछ हालात रहे वो सारे मुल्क की सुर्खियों में यकीनन वो मामला रहा कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद जेल में रखा गया, उसके बाद फिर उन्हें जो है रिहा किया गया। लेकिन इसके दरमियान क्या कुछ सूरत हाल हुई उस हवाले से भी हम ज़रूर देखेंगे, बात करेंगे। और बिलखुसूस आज हमारे मेहमान हैं वही शख्सियत, वही IPS ओहदेदार जिनकी अहलिया से मुलाकात के लिए, जिनके घर वालों से मुलाकात के लिए मुल्क की एक बड़ी पार्टी, अपोजिशन पार्टी की यकीनन जो एक बड़ी लीडर है प्रियंका गांधी, वो मिलना चाहती थी लेकिन इन्हें रोक दिया गया था। और उसके बाद वो किस तरह से एक मोटर बाइक पर रवाना होती हैं यकीनन आप सभी जानते हैं। तो बहरकैफ वो शख्सियत जिन्हें जेल में रखा गया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क की खिदमत में यकीनन गुजारा, उन्हें भी जो है गिरफ्तार किया गया। तो वो भी आज हमारे मेहमान हैं। यकीनन मुझे याद है कि आखिरी प्रोग्राम जो मेरा 22 दिसंबर का था, उससे पहले मैंने इनसे जो है मालूमाती लोगों को किस तरह से अवेयर रहना है कि वाकई CAA क्या है, NRC क्या है, NPR क्या हो सकता है, लोगों में बहुत से सवाल उठ रहे थे। तो आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी SR दारापुरी साहब ने मुझे वक्त दिया था, मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद फिर मैं भी आउट ऑफ कंट्री था। उसके बाद मुझे पता चला आने के बाद कि उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था। तो वो शख्सियत भी हमारे साथ हैं। मैं SR दारापुरी साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ पर। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद साहब, और इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर इमाम माजिद साहब। माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, कुछ यकीनन थोड़ा सा मुड़कर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाइया में बताया कि आज फिर एक मरतबा अमित शाह का एक लंबी चौड़ी तकरीर, उनका एक खिताब जबलपुर में सामने आया। बहुत कुछ उन्होंने मुल्क से कहा है, वो क्या कहा है और किस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि लखनऊ में क्या कुछ हुआ था। एक IPS ओहदेदार, वो ओहदेदार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क की खिदमत में गुजारा, लेकिन इन्हें 20 दिसंबर को लखनऊ में CAA मुखालिफ के एहतजाज में पेश आने वाले तशद्दुद के बाद लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ पुलिस ने रिटायर्ड IPS ओहदेदार व समाजी जहदकार SR दारापुरी साहब के बशमूल 150 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। गिरफ्तार किए गए अफराद में मारूफ समाजी जहदकार मीरा संघ मित्रा, अरुंधति धोरो, माधव कोकरेजा, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शोएब भी शामिल थे। अगरचे कुछ घंटों बाद चंद जहदकारों को रिहा किया गया था, लेकिन रिटायर्ड IPS ओहदेदार SR दारापुरी साहब को रिहा नहीं किया गया। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शोएब और SR दारापुरी जो अपने घरों में पहले ही नजरबंद कर दिए गए थे, इन्हें इनकी रिहायश गाहों से लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद इन्हें जेल भी भेज दिया गया था। SR दारापुरी को जमानत के बाद वो 7 जनवरी को जेल से रिहा किए गए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक इन्हें और दीगर महरूसीन को मुबैना तौर पर मुख्तलिफ टॉर्चर्स का भी सामना रहा। इसी दौरान मुल्क ने एक वो वक्त भी देखा जब एक IPS ओहदेदार के घर वालों से मिलने के लिए मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लखनऊ में इन्हें पुलिस ने मिलने से रोक दिया था। जब इनके काफिले को रोक दिया गया तो प्रियंका गांधी ने अपनी कार छोड़कर एक बाइक पर वो SR दारापुरी के घर पहुंची और इनकी अहलिया से मुलाकात की थी।
पे रोक रहे हैं। क्या मतलब है रोकने का? शहर के बीच में ऐसे ही कहीं रोक लिया है? अरे एसपीजी का इशू नहीं है, ये यूपी पुलिस का इशू है। कोई हमें रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बीच सड़क में ऐसे ही रोक लिया कोई? अरे चौराहे के बीच में। तो नाज़रीन, बातचीत का आगाज करते हैं और दारापुरी साहब से मैं जानना चाहूँगा, सर क्या कुछ सूरत हाल थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वो मतलब वक्त था वाक़तन आपकी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्या मतलब क्या कहना था पुलिस का, क्या आप पर इल्ज़ामात आयद किए गए? जी सर। देखिए, जैसा कि आपसे वो 22 तारीख को भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी इसी मसले पर, जी, तो जिसमें मैंने बताया था कि जो जी उससे पहले हुआ रिकॉर्ड कर लिया था हमने, 22 तारीख को वो चला। जी 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 सर। जी जी के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हम विरोध कर रही हैं। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और हमारी पार्टी भी इसका ये जो सीए और सीएबी जो था उसका विरोध कर रही थी, और इसके अलावा तमाम सामाजिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे। तो इसकी घोषणा काफी दिन पहले हो गई थी कि हम लोग 19 तारीख को एक परिवर्तन चौक पर जो है इकट्ठा होके शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। जी जी, ये अनाउंसमेंट जो है काफी दिन पहले हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 19 तारीख आती है जी, और 19 तारीख को सवेरे ही पुलिस जो है मेरे घर पर आकर जो है वो बैठ जाती है, और मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने मुझे अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया। जी जी, तो मैं उसी समय उसका जो जिक्र है वो अपनी फेसबुक पे करता हूँ कि पुलिस ने मुझे जो है अंडर हाउस अरेस्ट रखा है। मैं देखकर वहाँ अपने घर पर रहता हूँ। इस बीच में एक तो मैं ये करता हूँ कि एक पोस्टर बनाकर जो है नागरिकता बचाओ, जी जी, इस पोस्टर को लेके मैं अपने घर के गेट के सामने खड़ा होता हूँ। वहाँ से वो जो फोटो है उसको मैं अपने फेसबुक पे डालता हूँ, जिसमें मैं ये लिखता हूँ कि हाउस अरेस्ट में ही हमारा विरोध जारी है। तो वो विरोध के रूप में मैंने अपने घर से किया, और मैं इंतजार करता रहा। 4 बजे तक मुझे ये बाहर से खबर मिलती रही कि भाई काफी बड़ी संख्या में लोग परिवर्तन चौक पर इकट्ठा हो गए हैं, और वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल है, उसमें सोशल एक्टिविस्ट शामिल है, और उसमें आम जनता भी शामिल है। जी जी, तो 4 बजे तक ये सारा पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहता। उसके बाद क्या होता है कि मैं फिर जब दोबारा पूछता हूँ तो मुझे खबर मिलती है कि वहाँ पर हिंसा हो गई है। ये 4:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर मिलती है हिंसा होने की, तो मुझे मेरी चिंता बढ़ जाती है। तो चिंता मेरी 2 कारणों से बढ़ती है। एक तो ये है कि उस हिंसा के दौरान जो है जान माल का जो है नुकसान हो सकता है, और दूसरा ये हिंसा हो जाने पर पुलिस को एक वो मिल जाएगा, लीवरेज मिल जाएगा कि वो लोगों को गिरफ्तार करे और उनको प्रताड़ित करे। जब ये बात मुझे चिंता लगी, तो मेरी किसी से बात ही, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को एक सिटीजन पीस कमेटी तुरंत बनानी चाहिए। वो पीस कमेटी का काम ये होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरे हम प्रशासन से मिलेंगे कि आप जो है निर्दोष लोगों का दमन मत करिएगा, उनकी गिरफ्तारी मत करिएगा। जी जी। अब उस दिन ये 4:30-5 बज गया, तो ये मैंने कई लोगों से इस मुद्दे पर बात की। उसमें ये हुआ कि इस संबंध में हम लोगों को पहले एक मीटिंग करनी चाहिए, मीटिंग करके कमेटी बनानी चाहिए, सिटीजन पीस कमेटी बनानी चाहिए, और फिर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। अब उस दिन मीटिंग होना संभव नहीं था। अगले दिन जो है जुमे की नमाज थी, और लखनऊ में ये सब तमाम तनाव था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि 21 तारीख को हम लोग जो है ये अपनी सिटीजन पीस कमेटी के लोगों की मीटिंग करेंगे, उसको अनाउंस करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। इतने अच्छा, इसी जो हिंसा हुई इसी को लेके मैंने उसी रात में 19 तारीख की रात में अपनी फेसबुक पे लिखा कि हिंसा कतई पर नहीं, विरोध और प्रतिरोध जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से ही होना चाहिए। ये मैंने अपनी फेसबुक पे डाला, और जो हिंसा हुई उसकी निंदा की और कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है
अगले दिन 20 तारीख आ जाती है। 20 तारीख को लगभग 11 बजे के करीब जो है मेरे घर पर जो है पुलिस आती है। उस समय नहा रहा था, मुझे मैसेज मिलता है कि नीचे पुलिस आई है, वो आपको बुला रही है जी। तो मैं कपड़े वगैरह पहन के, अभी नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया था, मैं कपड़े वगैरह पहन के नीचे उतरा और जो पुलिस अधिकारी वहाँ सर्कल ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे, उनको मैंने कहा कि भाई क्या बात है। तो मैंने ये भी पूछा कि क्या आप लोग मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, अभी आपको केवल थाना गाजीपुर चल के बैठना है। जी जी। अच्छा, इस पर मेरे दिमाग में ये बात आई। 20 तारीख की दिन की बात बोल रहे हैं आप? 20 तारीख की? हाँ, 20 तारीख की मैं बात बता रहा हूँ। 19 तारीख को जब घटना थी तो उस दिन तो सवेरे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं हाउस अरेस्ट किया था। अच्छा, 20 तारीख को जो पुलिस को मैं पूछता हूँ कि क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कहते कि नहीं, आपको थाने पे चल के बैठना। तो मेरे दिमाग में बात आई कि कई बार पुलिस जो है वो एक प्रिवेंटिव अरेस्ट करती है, पकड़ा, अपना थाने पे रखा या किसी जगह रोक के रखा, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई पुलिस क्योंकि गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही तो मुझे भी थाने पर बिठा के जब उचित समझेगी तब छोड़ दिया जाएगा। मैं जाके थाने पर बैठ गया। अच्छा, वहाँ पर मैं दिन भर बैठा रहा। शाम के 5:30 बज गए। 5:30 बजे इंस्पेक्टर जो थे थाना गाजीपुर के वो आते हैं और मुझे कहते हैं कि चलिए आपको थाना हजरतगंज कोतवाली चलना है। वो मुझे जीप में बैठाते, मैं फिर पूछता हूँ कि क्या मेरी गिरफ्तारी है? उन्होंने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी की बात नहीं, आपको केवल वहाँ थाने पर जाना है जी। अच्छा, वहाँ थाने पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये मेरी गिरफ्तारी है? तो वो मुझे टॉर्चिंग वे में कहते हैं कि 39 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 40वीं आपकी होगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी 40वीं गिरफ्तारी होनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने वो करके मुझे, जहाँ इनका पुलिस का कार्यालय होता है वहाँ पर जहाँ इनके मुच्ची वगैरह बैठते हैं, कारकुन काम करते हैं, वहाँ पर उसने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। जी जी। मैं वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया। फिर उसके बाद जो है 8 बजे के करीब जो है मुझे एक सब इंस्पेक्टर आता है, वो कहता है कि चलिए आपको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे अपने वकील को बुलाने दीजिए, क्योंकि ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने वकील को बुला सकता हूँ और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने मैं वकील के साथ जाऊंगा, ऐसे मैं नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई वकील नहीं बुलाने दिया जाएगा, आप गाड़ी में बैठिए चुपचाप और रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ चलिए। अच्छा, मैं रिमांड मजिस्ट्रेट, वो गाड़ी लेके मुझे रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर गई, मैं ऊपर चढ़ के गया और वहाँ पर मैं रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। मैंने वहाँ पर उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि मैं एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ IG के पद से, और ये कल जो घटना हुई है, जब कहते कि हिंसा हुई है, उस समय मैं हाउस अरेस्ट में था, मैं घर से बाहर नहीं गया, और आज ये सवेरे 11:30 बजे से मुझे घर से पकड़ कर लाए हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने मेरी गिरफ्तारी कब दिखाई है, कब की नहीं दिखाई है। और दूसरे, मैंने इस दौर में कुछ नहीं किया है, केवल मैंने एक पोस्ट डाली है, और दूसरा मैंने सिटीजन पीस कमेटी बनाने के लिए कुछ लोगों से बातचीत की है। अब पुलिस जो है मेरे मोबाइल को सर्वेलांस में लगा रखा था, तो पुलिस को ये बताए कि मैंने कौन सी गलत बात की है। तो उन्होंने पूछा कि इनके ऊपर क्या आरोप है। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर साजिश करने का आरोप है। ये जो है साजिश करने का, इन्होंने साजिश करने का। अच्छा। साजिश करके ये सब दंगा भड़काने का इनके ऊपर आरोप है। तो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपके सामने बता रहे हैं, अपने घर पर ये उस दिन अंडर हाउस अरेस्ट थे, इन्होंने कहीं घर से गए नहीं थे, इन्होंने कौन सी साजिश कर दी और कौन सी इन्होंने हिंसा करवा दी। उन्होंने कहा नहीं सर, इनके ऊपर ये, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, मैं आपको इनका रिमांड नहीं दूंगा, और आपने बिल्कुल आप फर्जी तौर पर इस व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं, तो मैं आपके खिलाफ SSP को कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा। इस पर वो सब इंस्पेक्टर घबरा गया। उन्होंने कहा मैं कतई इनका रिमांड नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा, और कागज लेके मजिस्ट्रेट साहब ने लिखना शुरू कर दिया जो भी उनको लिखना था। इसी बीच में सब इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि आप चलिए वहाँ बैठिए, नीचे जीप पे बैठिए। तो मैं वहाँ से उतर के जीप में आके बैठ गया। आधा घंटा और जो है वो सब इंस्पेक्टर जो दरोगा थे मजिस्ट्रेट के सामने रहे, परंतु मुझे पता चला कि उन्होंने मेरा रिमांड नहीं किया।
रिमांड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं इनको छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर है अजरगंज थाने के, फिर वो बुलाए आते हैं जी जी। वो भी आके आधा पौना घंटा मजिस्ट्रेट के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, परंतु मजिस्ट्रेट मेरा रिमांड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ। इस पर क्या करते हैं कि लगभग 12 बजे के करीब 12 बजे के करीब मुझे पुलिस वहां से लेके रिमांड मजिस्ट्रेट के जहाँ से लेके वो थाने पर आती है, और थाने पर मुझे जो है फिर वही जो दफ्तर था वहां पर कुर्सी पर बिठा दिया जाता है जी। ये तो मतलब उस दिन मैंने मजिस्ट्रेट को ये भी बताया कि पुलिस मुझे सवेरे से गिरफ्तार किए हुए है, परंतु अभी तक इन्होंने मेरा 161 का बयान भी नहीं लिखा है जी। मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति होता है उसका बयान दर्ज किया जाना लाजमी है। मैंने कहा इन्होंने मेरा बयान ले लिया, मुझे नहीं मालूम इन्होंने मेरा अपने मन से क्या बयान लिख लिया है। तो वहाँ थाने पर लाके मुझे बिठा दिया रात के 12 बजे जी। मैं कोई खास कपड़े भी नहीं पहन कर गया था, खाली एक ऊपर एक जर्सी पहने हुए था, इनर वगैरह भी कोई नहीं था, तो वहाँ पर मुझे सर्दी लग रही थी। तो मैंने वहाँ पर जो कर्मचारी थे ड्यूटी पर उनको कहा कि भी मुझे सर्दी लग रही है, आप लोग मुझे जो है एक कंबल दीजिए। उन्होंने कहा कि हुक्म है, आपको कोई कंबल नहीं दिया जाना है जी जी। तो मैंने कहा भी मैं फिर यहाँ कैसे करूंगा, मुझे डर लग जाएगी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप चुपचाप आराम से बैठिए, आपको कंबल वगैरह नहीं दिया जाएगा। मैं चुपचाप करके बैठ गया। फिर किसी तरह से मैंने मुंशी का मोबाइल लिया, मोबाइल लेके मैंने घर में फोन किया, अपने बेटे को फोन किया कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ये कंबल नहीं दे रहे, आप मुझे कंबल दे जाइए। अच्छा, वो मेरा बेटा डरते डरते जो है वो रात में 2 बजे मेरे पास आया थाने पर और वो मुझे कंबल देके गया। मेरा बेटा इसीलिए डर रहा था कि उससे पहले जब वो उस थाने पर आया था तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि ये भी वहाँ दंगे में था, इसको भी बिठा लो। अच्छा। उससे वो डर गया, उसने कहा कि भी क्या पता मुझे भी बिठा ले तो फिर क्या होगा। फिर वो बाप भी बैठा है, बेटा भी वहाँ बिठा लिया जाएगा। जी जी। तो बहरहाल मुझे एक तो सवेरे 11:30 बजे से लेके 20 तारीख का पूरा दिन और फिर पूरी रात 20 तारीख की 21 तारीख आ गई। 21 तारीख सुबह तक मैं वैसे का वैसा बैठा रहा। हाँ, केवल मुझे पानी की एक बोतल मिली जी। और फिर जो है सुबह मैं किसी तरह से फ्रेश हुआ तो फिर शाम को 5 बजे जी जी। हाँ, इस बीच में पुलिस ने एक तिकड़म ये की कि मुझे जो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए थे जी जी, वहाँ से लौटकर उन्होंने लिखा कि हम लोग इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले गए थे, परंतु रिमांड मजिस्ट्रेट अपने घर पर नहीं मिले। जी जी। आप झूठ की हद देख लीजिए कि मेरे सामने बात होती है, मैं अपने बयान देता हूँ, वो नहीं मानते हैं, तो उन्होंने उस बात को गोल कर दिया। तो मजिस्ट्रेट ने लिखा था उस सारे को उन्होंने गोल कर दिया, कहा कि वो मिलेगी नहीं। ये देख लीजिए, एक IPS अफसर जो 32 साल की जिसकी जरूरत है, मैं 10 साल कम से कम CID में रहा हूँ, मैं एक दाव पेच कानून सब जानता हूँ। मेरे मामले में बाद में मुझे ये पता चला कि इन्होंने मेरी गिरफ्तारी जो है शाम को 7 बजे किसी पार्क से दिखाई है। अच्छा। जबकि मेरी गिरफ्तारी का जो जिक्र है, जैसे ही मुझे 11:30 बजे घर से लेके चले 20 तारीख को, मेरे बेटे ने तुरंत फोटोग्राफ खींच के और तुरंत जो उसका वीडियो बना के मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया। और तुरंत NDTV पे 11:30 बजे जो स्टिप चलनी शुरू हो गई कि पुलिस ने एसआर दारापुरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। परंतु पुलिस के कागजों में मेरी गिरफ्तारी शाम को 7 बजे किसी पार्क से दिखाई गई है, जिसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। मतलब ये देखिए कितना जाल बटा किया गया। फिर मुझे दिन भर कोई खाना नहीं दिया गया, जबकि एक जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति होता है, आदमी होता है, उसको पुलिस द्वारा खाना दिया जाना चाहिए। जी जी। परंतु मुझे कोई खाना नहीं दिया गया। तो उसी तरह से 21 तारीख को जो है मुझे दिन भर खाना नहीं मिला। शाम को पुलिस जो है मुझे तो पुलिस वाली जो वैन होती है, जेल वैन होती है, उसमें बैठा के मुझे जेल पर ले गई जी। और जेल पर मुझे शाम को 7 बजे मतलब आज देखिए 21 तारीख को शाम को 7 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैं उनके सामने पेश हुआ, मैंने उनको कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ कहिए। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं 19 तारीख की घटना को मैं अंडर हाउस अरेस्ट था जी।
20 तारीख को ये मुझे घर से गिरफ्तार करके लाए हैं। मुझे गिरफ्तार किए कम से कम 37 घंटे हो गए हैं, जबकि पुलिस को एक व्यक्ति को अधिक से अधिक 24 घंटे अपनी हिरासत में रखने का अधिकार। जी जी। 37 घंटे के बाद ये मुझे आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैंने कोई हरकत नहीं की, मैं अपने घर पे कैद था। फेसबुक पे मैंने जो है केवल पोस्ट डाली और जो 19 तारीख को हिंसा हुई मैंने उसकी निंदा किया। मैंने कहा हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ऐसा। और मैंने ये भी लिखा कि मैं मोबाइल पर मैंने जो बात की वो सेंट्रल पीस कमेटी, एक सिटीजन पीस कमेटी बनाने की मैंने सारी बात की। जी जी। तो मैंने कहा बताइए कि मैंने कहाँ हिंसा कर दी, मैंने किसको भड़काया। और पुलिस का आरोप है मेरे ऊपर के मैंने घर से जो है घर के बैठे बैठे साजिश की और वहाँ लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काया। खैर वो मजिस्ट्रेट साहब ने मेरी बात सुनी, पर मुझे उनसे किसी प्रकार के इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चुपचाप मेरे उसके रिमांड पर जो है 14 दिन के रिमांड पर दस्तखत कर दिए और मुझे कहने लगे कि सर आप जो पुलिस विभाग में रहे हैं, आप जानते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, पर ये सिस्टम इस हद तक गिर चुका है कि आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहरहाल उसके बाद हमें जेल में। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर ये बताइए, जिस जज के सामने पहले आपको पेश किया गया था ये कोई और जज थे? ये दूसरे जज थे, वो उस दिन के रिमांड वाले थे। अच्छा। वहाँ पर होता है कि रिमांड मजिस्ट्रेट होता है, जब कोर्ट खत्म हो जाती है तो रिमांड मजिस्ट्रेट होता है, वो दूसरे जज थे। अच्छा। और जब जेल में जिसके सामने मेरे पेश किया वो दूसरे जज थे, वो दूसरे जज थे। अच्छा। जी जी, यानी पहले वालों ने नहीं दी थी, लेकिन जो दूसरे रिमांड जज जो थे उन्होंने आपको जो है उन्होंने सुनने के बावजूद भी जो है मेरा जो है उसमें वो रिमांड वाला कर दिया। अब उस प्रकार जेल के अंदर प्रक्रिया डॉक्टरी तलाशी डिसेंडर करते कराते मैं 21 तारीख को रात में 9:30 बजे वो जो कैदियों वाली बैरक होती है, बंदियों वाली बैरक होती है, वहाँ मैं पहुंचा और वहाँ भी मुझे कोई खाना नहीं मिल पाया क्योंकि रात को 9:30 बजे खाना कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार मुझे 22 तारीख को सवेरे 9 बजे जेल का जो चने वगैरह जो नाश्ता होता है वो मुझे नसीब हुआ। तो इस तरह से मुझे 20 तारीख के 11:30 बजे से लेके 21 तारीख से मुझे कोई खाना नहीं मिला और 22 तारीख को सवेरे जाके मुझे नाश्ता मिला। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर पुलिस एक 32 साल के मैं 1972 बैच का किरण बेदी का बैचमेट हूँ, उसके उस अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उसके जो अधिकार है उनका इस प्रकार से हनन करती है, उसको टॉर्चर करती है, तो जो एक आम आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसके साथ पुलिस में थाने पर क्या होता होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यकीनन ये सूरत हाल हुई। इसके बाद यकीनन हमने देखा कि किस तरह से वो जो एहतजाज हुआ था सर, जिसको बुनियाद बनाया गया। मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ ही साथ कि वो जो एहतजाज हुआ था वो किस तरह का एहतजाज था। फिर ये कहा जा रहा है कि उसमें जो तशद्दुद हुआ और जो कुछ वायलेंस हुआ, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिसकी साजिश के हवाले से जो है जी उसकी साजिश का मुझे पता चला। हमें पूरी उम्मीद थी कि अगर लोग आते भी हैं तो वहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक कभी भी कोई हिंसा या आगजनी नहीं हुई है। ये लखनऊ शहर का इतिहास है। लखनऊ शहर की अपनी एक तहजीब है। वहाँ के लोग हिंसा नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं लखनऊ का तहजीब क्या आप सब जानते हैं। परंतु वहाँ पर हिंसा हुई। वो हिंसा क्यों हुई इसका मैं राज क्या है, साजिश क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जेल में चला गया, वहाँ पर जो मेरे से पहले लोग गिरफ्तार करके भेजे गए थे वो 39 लोग भेजे गए थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ये बताया कि 19 तारीख जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन काफी सारे लोग वहाँ से परिवर्तन चौक से पुलिस द्वारा पकड़कर थाने पर लाए गए थे, थाना हजरतगंज में लाए गए थे। वहाँ लाने के बाद फिर उनसे एक एक से पूछा गया तुम कौन है, तुम्हारा क्या नाम है। तो जो तो मुसलमान थे उनको तो सबको अलग बैठा लिया गया, जो बाकी बच गए थे वो गैर मुसलमान थे। अब गैर मुसलमानों की ये पता चला वहाँ बातचीत में सारा था कि ये तो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं,
और जबकि पुलिस वाले खुद कह रहे थे कि इन्होंने पथराव किया है, मौके पर इन्होंने पत्थर चलाए हैं, पुलिस वाले खुद कह रहे थे जी। पर जब ये बात आई कि ये तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, फिर बीजेपी के कार्यालय से मतलब संपर्क किया गया और आधे घंटे बाद वो सबको वहां से छोड़ दिया गया। तो इससे ये स्पष्ट है कि वहाँ जो हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जो कुछ भी है उसको करने और कराने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, जो कि पकड़कर थाने पर आए थे और उनको वहां से छोड़ दिया गया। ये साजिश थी, एक शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था उसको हिंसक दिखाना, हिंसक बताना और उसके बाद जो है दमन करना, ये इसके पीछे साजिश थी जी। अब मैं आपको दमन की बात बताता हूँ कि दमन क्या हुआ, मुझे क्या पता चला। जी। जेल में पता ये चला कि 19 तारीख को 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, 20 को भी जो मेरे से पहले गिरफ्तार हुए थे, उन सबकी बहुत बेरहमी से थाना हजरतगंज और थाना हसनगंज वहाँ पर दो बार बुरी तरह से उनको पीटा गया, जानवरों की तरह पीटा गया। सदर जाफर जो है उसका आप लोगों ने सुना होगा बिल्कुल कि किस प्रकार से उसको सड़क पर गिरा के पीटा गया, ठुड्डे मारे गए, उसके बाल नोचे गए, उसके थप्पड़ मारे गए और उसको फिर थाने पर लाके महिला थाने में रखा गया। जी। वहाँ पर जो लेडी पुलिस थी उन द्वारा उसके पटवाया गया, कहा गया कि यही है जिसके कारण तुम्हारी स्कूटी चली है, और महिला पुलिस ने उसको बुरी तरह से मारा, उसके थप्पड़ मारे, उसका मुंह नोचा। ये सारी जो हिंसा है, जो टॉर्चर है, ये तो सदर जफर का किया गया। इसके अलावा और जो बाकी लोग थे उनमें से एक व्यक्ति जो है जिसका नाम रॉबिन वर्मा था, जहाँ जब मैं थाने पर कुर्सी पे बैठा था, मेरे से थोड़ी दूर कोने में वो भी बैठा था, मैं उस आदमी को काफी पहले से जानता था। वो रात भर मेरे सामने बैठा रहा, परंतु मैं उसका चेहरा पहचान सका। क्यों नहीं पहचान सका? सवेरे जब उसने उठ के कहा कि सर मैं रॉबिन वर्मा हूँ, मुझे पानी दीजिए, उनको पीटने के बाद किसी को पानी नहीं दिया गया थाने पर। ये ना सदर को दिया गया, ना इन लोगों को दिया, किसी को पानी नहीं दिया गया। और जब मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मार के मेरा चेहरा इतना सुझा दिया था कि आप कैसे पहचान पाते। मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचान पाया। ये थाना हजरतगंज में किया गया। ऐसे दूसरे कई लोग थे, एक और मुसलमान लड़का था जो कि अपने साथी का पता करने के लिए थाने पर आया था, उसको भी वहाँ पर बैठा लिया गया, वो भी रात भर वहाँ बैठा था। एक और दूसरे पहले दिन जो है दीपक मिश्रा, दीपक कबीर वो संस्कृत कर्मी है, अपना कल्चरल वो है करते हैं, वो थाने पर जो है वो सदर का पता करने गए थे उधर। वहाँ पर उनको बिठा लिया गया और बिठा के उनको जब पहले बहुत बुरी तरह से पीटा गया, फिर बाद में जब एसएसपी लखनऊ आए, उनके सामने फिर उसको निकाला गया और एसएसपी लखनऊ ने कहा कि इनको इतना मारो, ये अर्बन नक्सल है, इनको इतना मारो कि इनका पिछवाड़ा जो है कम से कम 2 इंच सूख जाना चाहिए। अच्छा। ये एसएसपी ने वहाँ पर किया और तमाम लोगों को गाली दी और मुझे भी गाली दी उसने, उसके दीपक कबीर के सामने मुझे भी गाली दी। उसमें उसने इतराज किया कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, आपको जो कुछ करना करिए, आप गाली क्यों दे रहे हैं। उसको पीटा और जो बाकी और जो भी पकड़ के आया, हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट था उमर राशिद, उसको पकड़ लिया, उसको थाने पर लाए, कितना परेशान किया। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी उसको कहा तुम कश्मीरी हो, तुम यहाँ क्या करने आओ, तुम्हारा एड्रेस तो दार्जिलिंग का है, तो तुम कश्मीरी हो, उसका परेशान। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने लोग थे सबको बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पीटा गया और किसी को पानी तक नहीं दिया गया। और जो लोग पहले दिन ही गिरफ्तार हुए थे, मैं गिरफ्तार हुआ, उसके बाद हुए किसी को थाने पर खाना नहीं दिया, उनको भूखे रखा गया, उनको प्यासे रखा गया और बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया। ठीक। तो ये सारी बातें मुझे जेल पर जाने के बाद जो है ये मतलब जो है मुझे मालूम हुई। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसा किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, हम ठोक देंगे, हम सबक सिखाएंगे। जब एक मुख्यमंत्री ये भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आप पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं ना। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है,
हम ठोक देंगे, हम बदला लेंगे, हम सबक सिखाएंगे। तो ये सारा जो हम लोग पकड़े गए थे सोशल एक्टिविस्टों के, उनको सबक सिखाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ठीक है। इसके अलावा एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि उस दिन पूरी कोशिश थी, पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते। पुलिस ने बहुत बड़ा इंतजाम लखनऊ शहर में कर रखा था, बैरिकेडिंग कर रखी थी, सब तमाम फोर्स लगा रखी थी, पर लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि पुलिस उनको रोक नहीं सकी जी। और दूसरा जो पत्थर चलाने वालों का है, सदब का एक वीडियो है, जब वो यहाँ पथराव हो रहा था तो सदब उसमें फेसबुक पे लाइव चला रही थी, उसके अंदर वो पत्थरबाजी करते दिखाई देते हैं। सदब उनको पुलिस वालों को कहते हैं कि तुम लोग उसको पकड़ो, तुम लोग क्यों नहीं पकड़ते, हमारे ऊपर तो डंडा चलाते हो, क्यों नहीं पकड़ते। पुलिस वाले जानबूझ के नहीं पकड़ते हैं। और वो जो लोग हैं कोई जमीन में से पैदा नहीं हुए थे, वो लोग काफी दूरी से पैदल चल के आए थे। तो उस बीच में पूरी पुलिस लगी हुई थी, परंतु पुलिस ने किसी को नहीं रोका, किसी को उन्होंने नहीं पकड़ा। तो इससे साफ जाहिर है कि ये हिंसा जो है जानबूझ के आरएसएस बीजेपी ने पुलिस की मदद से करवाई है, ताकि उस शांतिपूर्ण जो मजमा था उसको जो है इंस्टेट करार दिया जा सके और उसके बाद जो है उनका दमन किया जा सके। जी दारापुरी साहब, मैं आपके तरफ आता हूं। मैं यकीनन जिस तरह की जो सारी रोदाद आपने सुनाई, हमारे नाजरीन ने भी सुनी। नाजरीन, ये किसी आम शख्सियत की बात नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की आप बीती है जो यकीनन मुल्क की खिदमत में एक अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने दिया, वो भी पुलिस महकमे में भी वो रहे, एक बावकार और आला ओहदे पर आपने खिदमत अंजाम दी और उनका कसूर बस इतना था कि वो हुकूमत से सवाल कर रहे थे और वो एहतजाज में शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद कि जिस एहतजाज को मुद्दा बनाकर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उस वक्त तो ये घर पर हाउस अरेस्ट थे, इसके बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल होती है इनके साथ, वो आपने सुन ली। मैं माजिद साहब के तासुरात का जरूर जो है यहाँ पर चाहूंगा कि वो दारापुरी साहब को उन्होंने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पर वो क्या कहेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं दारापुरी साहब से कुछ सवाल है वो जरूर करूंगा। जी भाई साहब, क्या आप कहेंगे सवाल? तो मैं आपके भी तासुरात चाहूंगा, फिर सवाल भी करें। नहीं, सवाल भी करें आप, बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि दारापुरी साहब अपनी बात पूरी करें, चूंकि जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं और जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में जो जुल्म पुलिस करती थी मुजाहिदीन आज़ादी पर, ये आज मैं दारापुरी साहब को आज का मुजाहिद समझता हूं, आज का फ्रीडम फाइटर समझता हूं। ये हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे जरूर गुफ्तगू करें, हमारी बात और होगी, बाद में भी होगी। जी सर, बिल्कुल, यकीनन मैं यही चाहूंगा कि ये जो सूरत हाल हुई, आपने कहा जिस तरह से वहां के अगर वजीर आला चीफ मिनिस्टर की बात जानिब से इस तरह की बात होती है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे पास ठीक है एहतजाज होते हैं, बहुत से एहतजाज पहले भी हुए हैं, लेकिन आज ऐसी क्यों सूरत हाल हो गई? ठीक है, किसी एक कानून को लेकर अगर लोग सवाल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इतना नागवार गुजर रहा है कि इस तरह की सूरत हाल हो रही है और एक करवाया जा रहा है? क्यों? मतलब मैं जानना ये चाहूंगा, हमारे नाजरीन भी हैं वो भी जानना चाहेंगे कि खुद जो सरकार में रह रहे हैं, जिन पर जिस तरह से आपने कहा जो कुछ किया गया, तो क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इसका मेन मकसद ये है कि जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्रीय सरकार है या बीजेपी रूल स्टेट्स है जी, वो जो है, एक खास बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसके विरोध में जो प्रदर्शन थे, जो हिंसा हुई है, वो केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में हुई है। जो गैर बीजेपी रूल स्टेट्स है, वहाँ किसी प्रकार की बड़े मुजाहरे हुए, वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि उन राज्यों में जानबूझकर बीजेपी की सरकार ने हिंसा करवाई है। इसके साथ मैं एक और बात आपको मतलब बता देना चाहता हूँ। मैं एक बड़े चैनल के पत्रकार जो है मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में होकर आया हूँ, कवर करके आया हूँ। सब जगह एक बात ये आई है कि जहाँ पर ये हिंसा हुई है, वहाँ पर कुछ बाहरी लोग देखे गए थे जिन्होंने चेहरे ढके हुए थे, जिनकी भाषा अलग थी। बिल्कुल इसी प्रकार की रिपोर्ट जो है लखनऊ में 20 तारीख के जो अखबार है उनमें छपी थी, और लोगों ने कहा था कि यहाँ पर भी कुछ अजनबी लोग देखे गए जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। तो इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में भी तथाकथित हिंसा हुई है, वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस ने बाहरी लोग भेज के हिंसा करवाई है। आप लोग जानते होंगे कि जब
हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उस समय आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मोटरसाइकिलों पर दूसरे राज्यों से वहां पर लोगों को भेजा था। उन्होंने जाकर वहां लूटपाट की थी, उन्होंने जो है वहां पर जो है सारा तशद्दुद किया था। तो इनका टैक्टिक गुजरात में भी है, मुझे पता चला, वहां भी ये ऐसे ही करवाते थे कि बाहरी लोगों को भेज के हिंसा करवाते थे, उसके बाद फिर जो लोकल लोग हैं उनका दमन करते थे। तो ये जो हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश के शहरों में, लखनऊ में, ये सभी जानबूझकर ऑर्गेनाइज वे में करवाई गई है। और ये इसका सबूत ये भी मिलता है कि ये हिंसा केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में ही हुई है, किसी गैर बीजेपी रूल स्टेट्स में नहीं हुई है। तो ये कारण है कि जानबूझ के। दूसरा ये है कि ये सरकार जो है बिल्कुल एक फांसीवादी सरकार है और वो किसी भी विरोध को सहन करने को तैयार नहीं है। जो उनके साथ सहमत नहीं है, तो उनके साथ उन सब की वो आवाज को बंद करने के लिए ये सारा जो सरकारी जो मशीनरी होती है उसका जो दुरुपयोग कर रही है। और इनके अपने संगठन भी यही कर रहे हैं। वो भी अगर जो सरकार नहीं करती, वो इनके संगठन करते हैं, वो लोगों को जाके मॉब लिंचिंग करते हैं, उनकी आवाज दबाते हैं। तो ये एक दमन का दौर है और ये एक बिल्कुल ऑटोक्रेटिक स्टेट बन गई है, एक पुलिस स्टेट बन गई है। हमारे और आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनका जो गला घोंटा जा रहा और जो संविधान है उसको जो है रौंदा जा रहा। और उसी साजिश के अंतर्गत जो है ये सारी जो हिंसा जो है बीजेपी को स्टेट में ये जारी करवाई गई है। और दारापुरी साहब, माजिद साहब कुछ सवाल करना चाहिए। जी देखिए, आप ये जो होम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो किसी लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, फिर ये इसकी क्यों मुखालिफत की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसी के साथ में दारापुरी साहब ये भी जोड़ लें, दारापुरी साहब ये भी जोड़ लें, अभी आज जबलपुर में जो कुछ हमारे मुल्क के जो है होम मिनिस्टर हैं उनकी मतलब लंबी चौड़ी तकरीर रही और उनका मतलब एक जोरदार जो एक अप्रोच था, उन्होंने यही कहा कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये जो है लोगों को वरगला रही है, नौजवानों को वरगला रहे हैं और वगैरह वगैरह, आप भी बेहतर जानते हैं। तो ये मौक़िफ़ है हुकूमत का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे ये कहना है, हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं कि आप वो जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई उनको नागरिकता देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति ये है कि फिर आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को वो नागरिकता आप क्यों नहीं दे रहे? आप जबकि समानता की बात करता है, इक्वलिटी हमारा राइट है और सेकुलरिज्म हमारा बेसिक बेस है, आधार है, तो आप समानता के अधिकार का उल्लंघन करके और सेकुलरिज्म का उल्लंघन करके आप अपनी मर्जी से कुछ लोगों को नागरिकता देते हैं। जब एक्ट में आप इनको नागरिकता देने का बात करते हैं तो फिर आप सबको नागरिकता दीजिए, आप इनको क्यों छोड़ रहे हैं? हमारी आपत्ति केवल इतनी है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस तरह मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाकर बोलते हैं कि भाई हम इस CAA के जरिए किसी की जो है नागरिकता ले नहीं रहे हैं बल्कि किसी को दे रहे हैं और अगर कोई चाहे तो बगैर किसी मजहब के बुनियाद पर जो है कोई भी आ सकता है और किसी को भी जो है शहरियत मिल सकती है जो हमारे संविधान को मानता है। मतलब ये एक बयान सामने आता है, फिर दूसरी जानिब ये चीज है, तो इसमें क्या चीज आपको लग रही है, क्या हुकूमत कहना चाहती है, क्या वाकईतन मामला क्या है? नहीं, हुकूमत जनता को गुमराह कर रही है। इस कानून के अंदर जो बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई बहुत ये गहराई की बात नहीं है। अर्ज करो जो है 7 रिफ्यूजी आए हैं, आप कहते हैं कि हम 6 को तो नागरिकता दे देंगे, 7वें को नहीं देंगे। तो उसको अगर आप ये भेद नहीं करते तो 7वें आदमी को भी नागरिकता मिल जाती उसको और वो भी रहने का अधिकार मिल जाता। तो आपने ये परेडकारी जो डिस्क्रिमिनेशन वाला कानून बना के आपने 7वें आदमी को मजहब के आधार पे आपने उसको उसके महरूम कर दिया। हमारी आपत्ति इस बात को लेके है। ठीक है, यहाँ एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। जैसे जो विरोध हो रहा है सारे मुल्क में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ NRC और NPR पे भी हो रहा है, तो NRC और NPR पे आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, NPR तो खैर चलिए, NRC से थोड़ा पर्टिकुलर स्टेप है। जी। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, वो सरकार ने लागू कर दिया एक दिन पहले से, और उसके बाद NPR आएगा।
एनपीआर में मुझे बताया कि शायद आपसे 32 प्रकार की सूचनाएं मांगी जाएंगी। जी अच्छा। आपको वो सूचना भरनी पड़ेगी और इस बात का पूरा अंदेशा है कि इसके बाद एनआरसी आएगा, जो कि हमारे गृह मंत्री महोदय बड़े पुरजोर जो है पार्लियामेंट में ये कह चुके हैं कि हम हर हालत में लाएंगे, पूरे देश में लाएंगे। और एनआरसी का क्या अंजाम है, उसका क्या असर है, वो असम में मैंने देखा। मैं असम गया था, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के लोग तबाह हो गए, उनके घर में खाने को दाना नहीं है, उनकी बकरियां बिक गई, उनका सब कुछ बिक गया और उसमें वहाँ के लोग तबाह हुए हैं। और जो अब बाप जो है वो एनआरसी में है और उसकी जो पत्नी है वो एनआरसी के बाहर है। जो हमारे एक मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी एनआरसी से बाहर है। आप बताइए इससे बड़ा और नाइंसाफी क्या हो सकती है। बेटा है, माँ उनकी बाहर है, बाप है और उनके बच्चे उससे बाहर है। तो ये जो इतना बड़ा खतरा जो है वो जो एनआरसी है, उसमें असम में मैं खुद जाके कब्जा रह के मैं देखकर आया हूँ। तो ये जिन्होंने खेला होगा वो बेहतर जानते हैं, हमने तो जाके थोड़ा उसको सुना है और देखा है। सर यहाँ पर क्या मतलब आसाम की सिचुएशन जो एनआरसी की थी वो सिचुएशन और सारे भारत की अगर एनआरसी अगर लागू होता है तो उसकी सिचुएशन में क्या कुछ फर्क होगा? और जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि इसको पहले तो मिलाया ना जाए और फिर साथ ही साथ एनआरसी होकर रहेगा, तो फिर यहाँ पर सवाल ये है कि जो आसाम में एनआरसी था और जो मुल्क भर में एनआरसी होगा, इसमें क्या अंतर होगा, क्या फर्क होगा, ये भी देखना होगा। और फिर क्या हम पहले ही से मतलब बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहे हैं क्या? मतलब जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि मतलब इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अगर है खौफ तो किस तरह का खौफ है, क्या हो सकता है एनआरसी? अब देखिए जो असम का अंजाम है, एनआरसी का अंजाम है, वो सबके सामने है। सब लोग वहाँ के अंजाम को देख के डरे हुए हैं और सरकार अब जो दिलासा दिला रही है उससे लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा। इसलिए पूरे देश के अंदर जो है स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतरी है, जनता पर उतरी है। और जनता को सरकार के इन जो सफाई पेश की जा रही है उस पर कतई विश्वास नहीं है। हाँ, ठीक है, विश्वास नहीं है, लेकिन साथ में जो अभी ये कहा जा रहा है कि हमने एनआरसी के हवाले से कोई एक लाहे अमल या फिर कुछ जो है अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये चाहिए, तो अभी से मतलब एक अंदाजा या खतरात का जो अंदाजा किया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि लोगों में भी जो है बहुत से सवालात है इस हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। ऐसा है ना, इस सरकार का रवैया कुछ ऐसा रहा है कि जनता का इनकी करनी और कतनी से भरोसा उठ चुका है। ये चार बातें अलग अलग कहेंगे और उनमें से जो इनके हित की है, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने की है, और उस बात को ये कर लेते हैं, इनकी नाम पर भी जनता को विश्वास नहीं है। अभी तक चूंकि वक्त कम है इस वजह से मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक का जो सरकार का मौक़िफ़ है, एक है CAA के हवाले से, अब इसके साथ NPR का मामला जो शुरू हो गया है, तो NPR और NRC को आप अगर जोड़ते हैं तो कैसे आप देख रहे हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कोई अगर सरकारी लोग कोई आते हैं, अगर कुछ पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, तो क्या किया जाए, क्या करें, इस तरह का सवाल उठ रहा है NPR और NRC। जी देखिए, उसमें तो ऐसा है कि अभी ये NPR लाने वाले हैं। अब मुझे विश्वास है कि वही डेटा जो है वो फिर आगे NRC में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए लोगों को इसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, ये जो NPR वाला उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब NPR जैसे पहले हुआ करता था हर 10 बरस में एक आम बात कि जिसको मतलब एक पॉपुलेशन कितनी है और जिस तरह से मर्दमशुमारी लोगों की जो है गिनती वगैरह वगैरह कौन कहाँ रहता है, तो एक नॉर्मल एक प्रोसीजर हुआ करता था। तो क्या अब ये चीज मतलब तब्दील हो गई है, कैसे देखें लोग? पर देखिए, वो नॉर्मल पहले भी सेंसस होती है, कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु अब लोगों के मन में NPR के बाद NRC जो है वो उनके मन में खटक रहा है, क्योंकि जो सरकार उसके ऊपर इतना जोर दे के कह चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो खतरा जो है वो लोगों को NPR के बाद NRC का खतरा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे बिल्कुल
चूंकि वक्त हमारे पास कम रह गया, मैं आपसे ओवरऑल जो सिचुएशन है सर इस हवाले से जानना चाहूँगा। एक जानिब अपोजिशन है और आप जैसे जहदकार हैं और बहुत से वो नौजवान हैं, बहुत से वो लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का अपना मौक़िफ़ अपने मकाम पर अटल है। क्या आपको लग रहा है, एक तरफ से नारा दिया जा रहा है कि हमको संविधान को बचाना है, हमको मुल्क को बचाना है, हमको वतन को बचाना है, दूसरी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महज अपोजिशन जमातें जो है लोगों को वरगला रही है, वो अपना स्पेस बनाना चाहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जोर और शोर के साथ कहा जा रहा है। अब इस दरमियान आम आदमी जो पहले ही से महंगाई से दो चार वो हो चुका है और जो कुछ एक क्राइसिस हमको मुआशी इकोनॉमी की जो सूरत हाल हो गई है वो हो गई है, तो अब इस दरमियान जो आम आदमी है वो क्या करे, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कर क्या रहे हैं, ये भी सवाल है। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है लोग सवाल कर रहे हैं, तो फिर इनको दबाने की भी कोशिश की जा रही है, तो हल क्या नजर आता है आपको कि वाकई एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या होने जा रही है, क्या किया जा सकता है? जी सर, गालिबन शायद लाइन ड्रॉप हो गई, मैं ज़रूर दारापुरी साहब से फिर उनसे रब्ता करूंगा। माई साहब आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा पैनल से कि आपको दोबारा जो है कॉल किया जाए। जी माई साहब। देखिए, ये मैं भी सुन रहा था, बहुत दुख भरी दास्तां है किस तरीके से हमें उस अंग्रेज़ी दौर की याद दिला दी। अंग्रेज़ी दौर में पुलिस को जुल्म, जबर, इस्तेबदाद का एक इदारे के तौर पर काम करने दिया जाता, और जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेते थे उनको मारा पीटा जाता था, उनके अरकान ख़ानदान को सताया जाता था। इस तरीके से एक जुल्म की बड़ी इंतहा थी। तो अब ये जुल्म की इंतहा अब ये जो तहरीक चलाने वालों पर भी हो रही है, और इसको पूरी तरीके से कम्युनल रंग देखते हुए आप देखिए, जैसा कि अभी दारापुरी साहब ने बताया कि बीजेपी की जो स्टेट्स हैं वहाँ जुल्म की इंतहा हो रही है। अब देखिए, आपने मेरठ में देखा, बिजनौर में देखा है, संभल में देखा है, कहाँ कहाँ किस तरीके के जो है ये हालात इन्होंने पैदा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब हमको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। खुद देखिए, मुझे दुख हुआ है कि हालांकि हैदराबाद में भी पूरा मन रहा, लेकिन एक IPS ऑफिसर ने वही जाफरानी जहनीत रखते हुए इस तरीके की हरकत की, लोगों पे लाठीचार्ज किया, उनको मारा पीटा। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जहर हर शोबे में भर दिया है, हर शोबे में। अब इसका हल कैसे हो? हमसे दारापुरी साहब से जो है राब्ता हो गया है। मैं सर आपसे बिल्कुल 2 मिनट में चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी कम है, मैंने भी आपका बहुत सा वक्त ले लिया, आप मसरूफ हैं, इसके बावजूद क्या कहेंगे? वैसे मैंने सवाल जो किया, क्या किया जाए? आम लोग सोच रहे हैं कि इस सूरत हाल में ये अपने संविधान को भी बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को भी बचाना चाहते हैं, और जो ये क्योस जैसी सूरत हाल बन रही है इससे भी वो निकलना चाहते हैं। बहुत से परेशानियां पहले ही से हैं लोगों को, क्या रास्ता हो सकता है सर? देखिए, ऐसा है, एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जब CA आया, इसमें सरकार को ये उम्मीद थी कि इसका विरोध केवल मुसलमान करेंगे, क्योंकि हम उनको बाहर रख रहे हैं। परंतु अभी तक जितने प्रदर्शन हुए हैं, विरोध हुआ है, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि इसका विरोध केवल मुसलमान ही नहीं कर रहे, इसका विरोध गैर मुसलमान भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो आज मुसलमानों पे खतरा है वो अपने लिए आगे खतरा दिखाई दे रहा है। इसीलिए स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, पूरे के पूरे इसके खिलाफ जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें भी सब तमाम लोग उतरे हुए हैं। तो लखनऊ का जो था उसमें जो प्रदर्शन था उसमें तमाम वर्गों के लोग थे, और जेल में जो गिरफ्तार होके गए उनमें भी तमाम वर्गों के लोग थे। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अब तक पूरी जनता ने, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों ने इस खतरे का, इसका जो विरोध किया है, हमें उस विरोध को उसी प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो लागू करना चाहिए, और हमारा विरोध तब तक चलना चाहिए जब तक ये कानून जो है वापस नहीं ले लिया जाता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत ही आप मसरूफ हैं, इसके बावजूद भी सारी चीज़ें आपने यकीनन शेयर की और यकीनन आपने वक्त दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माजिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, यकीनन देखने वाली बात यही है, अब भी हमारी इस प्लेटफार्म से भी यही अपील है कि जो हालात इस वक्त बन गए हैं, यकीनन यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि अवाम आपसे सवाल कर सकते हैं, वो अपना हक रखते हैं, और अगर पुरअमन तौर पर कोई आपसे सवाल करता है तो ये ज़रूरी है, आप एक बड़े मुल्क को चला रहे हैं तो कम अज़ कम अपने रवैये में कुछ नरमी लाएं और ये देखें ये सूरत हाल क्यों बन रही है, बात करें और मामले को जो है कुछ
हल करने की जरूर कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क की हिफाजत हो सके और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इसको दूर किया जा सके और हमारे इस मुल्क की न सिर्फ दस्तूर को हम बचाएं बल्कि जो असल इश्यूज हैं हम उन पर बात कर सकें और उनका हल निकाल सकें। अगर वाकई आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, तो आपको यकीनन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए इस मामले को ज़रूर गौर करना होगा। और यकीनन एक बात ज़रूर इस दौरान अगर हम देखें, जो कुछ भी सूरत हाल मुल्क में पिछले चंद महीनों में या चंद बरसों में हुई है, इस दरमियान एक खुशगवार चीज़ ये भी देखने में आई कि सारा मुल्क बिला मजहब व मिल्लत के इम्तियाज़ के जो है एक साथ जमा हुआ है, चाहे वो किसी एक मसले पर हो, CAA के मामले पर ही क्यों ना हो। लेकिन आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ हैं और वो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ज़रूर इसका रिस्पांस दे और इसका हल निकाले और उस रविश को छोड़ दे जिस रविश के तहत यकीनन हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है। तो यकीनन आखिर में ज़रूर हुकूमत से ही अपील है कि वो कुछ करे और हमारे मुल्क में जो जिस तरह का माहौल एक अदम इत्मीनान की सूरत हाल बन रही है, इसको वो दूर करे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।